So, hey everybody, welcome back to the new lecture. Okay, so this is the part 2 of the building block of life जो हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे एंड आई होप आप persistently पहले वाले lectures को follow कर रहे हो एंड ये वाले lectures आई होप कि आपके लिए conducive हैं थोड़े बहुत ठीक है सो इस ही होप के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। मैंने शुरू के 3 पेज कर दिए थे ठीक है। आई हैव द बुक हेयर एंड मैंने स्क्रीन पे भी बुक खोल रखी है ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। पिछले लेक्चर में ऊपर वाली 4 लाइंस रह गई थी तो हम इनको कवर करेंगे और आने वाले 3 पेज और कवर करेंगे ठीक है। जैसा मैंने टोटली बोला था ये चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहला बेसिक होगा, जो पहला बेसिक लेक्चर है किसी ने नहीं देखा तो प्लीज देख के आ जाओ, उसमें बहुत डेप्थ भी पढ़ाई है, बेस के नाम पे बहुत डेप्थ भी है प्लस बेस भी है ठीक है। उधर से ही सब शुरू है। आज हम लेक्चर में बहुत सारी नई नई चीजें पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे ठीक है, जिसकी वजह से हमारा हमको बहुत ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। बेसिकली बैक्टीरिया, सेल वॉल, ये सारी चीजों के अराउंड ज्यादा रिवॉल्व है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हम उसको फिनिश कर देंगे ठीक है। तो देखो ऊपर क्या लिखा है हमारा। These improvements have turned into microscope into a powerful tool for studying cells. बेसिकली कोई भी जो हमारा पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा जो साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा होगा उनमें उन्होंने 3 चीजें बदली ठीक है। उसका रेजोल्यूशन और उसकी मैग्निफिकेशन कैपेसिटी या मैग्निफिकेशन एबिलिटी, राइट। तो रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पे काम करा उन्होंने, और दो चीज, और थर्ड चीज उन्होंने काम करा कॉन्ट्रास्ट पे। बेटा कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अगर तुम एक फॉर एग्जांपल अगर एक तुम मेडिकल फील्ड से हो तो मेडिकल फील्ड में जब एक्सरे होता है ना तो उस लाइन के रिलेटेड कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि चेस्ट में कुछ ऐसा इंसर्ट करना जिससे कि थोड़ा सा ग्लो हो और जो हिडन बैक्टीरिया या हिडन वायरसेस है वो भी विजिबल हो जाए एक्सरे में ठीक है। या ऑर्गन अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए जिससे कि हम उसका एक्सरे ले सके। बट जो यहाँ 9th की क्लास में हमारा कॉन्ट्रास्ट है, इसका मतलब है कि उसके कलर्स ब्राइटर हो जाए थोड़े से बस ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 2.4 डायग्राम देख लीजिए आप एक बार। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने जो ये डायग्राम देख रहे हो आप, जो मैं जिस पे माउस अपना कर्सर बार बार ला रहा हूँ, ये कोई ऐसा वैसा डायग्राम नहीं है। इफ यू जूम इट, इसको कोलोकेशिया लीफ बोलते हैं। कोलोकेशिया लीफ मतलब बेसिकली अरबी के पत्ते होते हैं ठीक है। कोलोकेशिया लीफ माने अरबी के पत्ते होते हैं। तो अरबी के पत्तों का इसमें स्टोमेटा भी दिख सकता है। ये अरबी के पत्तों का स्टोमेटा है जो आप लोगों को दिख रहा है ना। लेट्स जूम इट फर्स्ट। ये दिख पा रहा है, ये अरबी के पत्तों का स्टोमेटा है ठीक है। तो ये बताना था मेरे को माइक्रोस्कोप का जो छोटा था। देन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पे आ जाते हैं। हम कोई भी लाइन को मिस नहीं कर रहे। एनसीईआरटी की यही एक बहुत ज्यादा सुंदर चीज है कि लाइन बाय लाइन चलेंगे और सारी लाइन में कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं ठीक है। तो स्टार्ट द चैप्टर। यू हैव learn that cells are organized into specialized tissue and organs and collectively perform specific function। कहने का मतलब ये है, पहली लाइन आपने देखा कैसे बेसिक सेल थी, आपने देखा ग्रुप ऑफ सेल ने कैसे टिश्यू फॉर्म करा, ग्रुप ऑफ टिश्यू ने ऑर्गन फॉर्म करा, ऑर्गन ने एक सिस्टम फॉर्म करा, पूरा हमारा ह्यूमन बॉडी ठीक है। और सिस्टम जब हमारा पूरा फॉर्म हुआ तो हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी एबिलिटी, हमारी बात करने की, बोलने की, चालने की, मुंह खोलने की, सारी एबिलिटी को हमारी हाईलाइट करा इसने ठीक है। तो मतलब लाइफ का जन्म कहाँ से हुआ है? लाइफ का जन्म हुआ है सेल से ठीक है। और सेल, ये सेल से जन्म हुआ है लाइफ का। और सेल हमारी प्रोलिफेरेट भी कर सकती है। प्रोलिफेरेट माने रैपिड मल्टीप्लाई करना, 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8 ऐसे वाला है ना। तो सेल जल्दी जल्दी प्रोलिफेरेट भी कर सकती है। अगर सेल एक भी हो तो भी वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन नहीं, उसको मल्टीप्लिकेशन होना बोलते हैं। माने सेल अपने आप को तोड़ के दो बना लेगी, वो 2 से 4, 2 से 6 है ना। तो इससे हमें एक अच्छी बात पता लगती है कि जो एंसेस्टर्स वाली हमारी चीज है अर्थ पे, सबसे पहले कौन आया, वो कहीं ना कहीं लगभग 80% सेल उस चीज की मिस्ट्री को सॉल्व कर सकती है अगर कोई बंदा दिमाग लगाए। आई थिंक इट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड मिस्ट्री बट स्टिल थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जगाने के लिए। अगली लाइन। एंड हाँ, ये सारे सेल्स मिलके एक अच्छा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सारे सेल्स हार्ट के सेल्स है तो मायोकार्डियम सबसे बीच वाली थिकेस्ट लेयर होती है मेरे हार्ट की। कुड यू सी मी गाइस?
मायोकार्डियम सबसे बीच वाली थिकेस्ट लेयर होती है मेरे हार्ट की, फिर एंडोकार्डियम होता है और एपिकार्डियम होता है, मतलब अंदर बाहर वाली लेयर। बट जो बीच की लेयर है, सबसे थिकेस्ट वाली लेयर है, वो क्या काम कर रही है, मेरे को प्रोटेक्शन दे रही है, माने उधर मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलके एक फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। मेरे नर्वस सिस्टम को भी परफॉर्म करने में बहुत सारी सेल्स मदद कर रही है, हार्ट को भी परफॉर्म करने में बहुत सारी सेल्स मदद कर रही है, राइट। फिर क्या लिखा है, फॉर दीज सेल्स टू फंक्शन एज यूनिट दे मस्ट बी एबल टू कनेक्ट विद वन अदर एंड विद देयर सराउंडिंग। अगर एक सेल को दूसरे सेल से मिलजुल के काम करना है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, क्या एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पा रही है, क्या पहली सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर पा रही है, क्या बच्चों बोलो। तो कम्युनिकेट, जी हाँ कर पा रही है सर, कम्युनिकेट कर पा रही है, जब ये तो पूरा चल रहा है। बट हाउ, कैसे कम्युनिकेट कर पा रही है, आप लोगों को कैसे पता कि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है भाई। डू यू नो दैट, ये मैं आंसर बता रहा हूँ, डू यू नो दैट कि सेल्स में, मतलब सेल्स के आस आर पार जो मॉलिक्यूल पार हो रहे हैं उनका बहुत ही चुन्नक सा साइज होता है, इतू सा भी हो सकता है, इतना सा भी हो सकता है। तो सेल की खासियत ही यही है, जो मॉलिक्यूल उसको लगता है आना चाहिए वो उसको पास होने देगी, जिसको बोलते हैं परमेबल। परमेबल माने जो जरूरी है उसको ही अंदर आने देना। तो सेल जो जरूरी है उसको ही अंदर आने देगी, ठीक है। एंड सेल छोटे छोटे फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से काम कर रही है, यानी कि एक दूसरे से बात कैसे कर पा रही है, पोर्स के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू। बट जो सबसे बड़ा चीज है, जो 11th क्लास की बायो में है या 12th क्लास की बायो में या मेरे कॉलेज में भी पढ़ाया गया है मेरे को, वो उसको हम बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसी चीज है जिससे सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती है छोटे छोटे पोर्स के थ्रू, उसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। जैसे मसल सेल को ब्रेन से सिग्नल मिलता है ना। ये जो मेरी मसल्स है, मैं किसी भी गर्म चीज पे अपना हाथ रखूं, मान लो अपना फोन और मार्करी एग्जांपल है, मान लो ये हॉट तवा है, बहुत ज्यादा गर्म पैन। मैं आया कहीं से आया, मैं इधर देख रहा हूँ, अरे यार आज कितना मौसम अच्छा है, गर्म में रात लगा यूं। तो ये जो जर्क हुआ सडनली, ये बेटा तुम्हारे दिमाग से इंस्टेंटली कनेक्शन जाता है, ये वाली चीज। और जो हम जान पूछ के करते हैं, दोनों में फर्क है। अब बोलोगे सर आपने तो बोल दिया एकदम से जाता है, फर्क है, बात समझो। जब हम इसको एकदम से हमारा जर्क होता है ना, हमारे ब्रेन का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हिस्सा, क्योंकि हमें पता नहीं होता उस चीज के बारे में, ब्रेन इतना एकदम से एक्टिव नहीं हो पाएगा, इतना एकदम से ही रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता, थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिव होता है, ठीक। बट जब हम किसी चीज को जानते हुए टच कर रहे हैं, पेन की सेंसेशन हो रहा है, फील हो रहा है, यहाँ पे कोयला है, मैं ऐसे हाथ रखूं तो भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, पर मेरे को पता था कि मैंने वो कॉन्शियस माइंड से करा है, तो मेरी ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैं कहीं और देख रहा था और एकदम से मेरा हाथ जल गया, ठीक है। तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट सेकंड वाले कंडीशंस में ज्यादा है, कि मेरे को पता होते हुए कॉन्शियसनेस ने मैंने हटा दिया, ठीक है। तो ब्रेन से सिग्नल आता है, हमारी मसल्स तभी काम करती है, ये मेरी मसल, ये मेरी मसल, ये मेरी मसल, ये सारी चीजें कब काम कर रही है, जब ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, ठीक है। तो सेल के बाहर की बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरी पूरी बॉडी में से काट के कहीं की भी सेल ले लो, मैंने मान लिया अंगूठे की सेल ले ली तुमने, ये सेल है, ये जो सेल की बाहर की बाउंड्री है ना, इसको क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक सेल के थ्रू हमारी बॉडी में क्या फायदा हो रहा है भैया, कहाँ गई लाइन एनसीईआरटी की, they must be able to control with these interaction occur at the cell boundary। cell boundary का मतलब cell membrane, जो उसकी बाहर की लेयर है, where substances move between the cell and their external environment। देखो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब इसका ये है, सेल के थ्रू, एक सेल के थ्रू दूसरे सेल तक क्या पहुंच रहा है, क्या जा रहा है, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करके भी क्या कर रही है, हालचाल थोड़ी पूछेगी भैया, 9th का रिजल्ट थोड़ी पूछेगी तुम्हारा। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट इसलिए कर रही है बेटा, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में ऑक्सीजन जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है, अच्छा खासा ब्लड जा रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो जब इतनी सारी चीजें, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ब्लड, ये सारी चीजें जा रही है, वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकल रहा है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। तो इस वजह से सेल हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, कि हमारी पूरा शरीर ही सेल से बना है, और एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, जो ब्रिज है, हमारी बॉडी का ब्रिज जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो कौन है, वो हमारी सेल्स है, ठीक है।
इतना आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ब्रिज का काम कौन कर रहा है? सेल्स। एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा कनेक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है बेटा? सेल्स से, ठीक है। सेल्स के थ्रू ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट ये सब निकलता है, मिलता है। और सेल के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है। होता क्या है कि जो हमारा ब्लड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यू नो दैट, तो जो हमारा ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स है, उनको रेड कलर देने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा एक सेल ही तो हुआ। तो हीमोग्लोबिन एक बड़ा सा ऐसे एक सेल है जिसके अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, ये सारी चीजें जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सब है। तो इसका शेप लार्जर होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट कर पाएगा, ज्यादा ऑक्सीजन को ले पाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है? where even single cell organism exchange material and respond to the environment through the cell membrane। एक मिनट, आ रहे हैं इस पे, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मतलब जिन जिन पे सिर्फ एक सेल होता है। एक सेल किन पे होता है? या तो बैक्टीरिया हो गया या फिर तुम्हारा अमीबा हो गया। तो एक सेल जिन पे होता है तो बैक्टीरिया या अमीबा, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट ये सब कुछ पास होता है, लेना पड़ता है, ठीक है। हम्म, एक चीज और, जैसे मान लो कोई हमने दवाई खाई, है ना। दवाई खाने के बाद बेटा क्या होता है? हमारा शरीर दवाई पे कैसे रिएक्ट कर रहा है? हमारा शरीर दवाई पे कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको हम एक अलग टर्म बोलते हैं। और जो हमने दवाई खा चुके हैं, हम अब दवाई हमारी बॉडी में क्या करेगी उसको एक अलग अलग टर्म दिया जाता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में आगे पढ़ोगे तो ये फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक होता है, ठीक है। भैया ये क्या बोल गए? आपके रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए टॉपिक पकड़ा है मैंने। तो काइनेटिक का मतलब होता है कि काइनेटिक में अलग अलग बॉडी के प्रोसेस हो रहे हैं। तो मतलब हमारा शरीर ये दिखा रहा है कि दवाई के साथ वो क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसका एक छोटा सा पार्ट इन्होंने यहाँ पे डाल रखा है। इन्होंने क्या बोला है कि बाहर से कोई भी हार्मफुल स्टिमुलेंट आता है। स्टिमुलेंट माने कोई भी नुकसान करने वाली चीज बाहर से आती है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको कौन डिटेक्ट करता है बेटा? यहाँ पे ना हमारे बॉडी के बाहर सेल मेम्ब्रेन पे, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर हमारे क्या होते हैं? सेंसर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? सेंसर होते हैं। बी एंटीबॉडी बोलते हैं उसको, ठीक है। डी एंटीबॉडी। तो डी एंटीबॉडी सेंसर्स होती है जो कि डिटेक्ट कर लेती है पहले ही कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी को और हमारी बॉडी में सिग्नल जनरेट करती है। उस सिग्नल जनरेशन की वजह से हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रह पाती है। तो ये एक एंटीबॉडी है। आप आज सर्च करना एंटीबॉडी क्या होती है, बड़ा मजा आएगा। एंटीबॉडी कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि बाहर से हमारी बॉडी में आए। तो बाहर से कोई भी चीज आती है उसको हमारे अंदर की एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करती है। भैया कोई बाहर से आ रही है हमारे शरीर में, कैसे हो सकती है? ये तो इंटरेस्टिंग है। वो चेक इट ऑन गूगल या फिर अपनी क्यूरियोसिटी दिखाओ एंड कमेंट में बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वेट अ मिनट, सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल, राइट। एक मिनट, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल माने यूनिवर्सल फीचर क्यों बोला? हम चाहते तो सिर्फ फीचर ऑफ सेल बोल देते। यूनिवर्सल फीचर मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम है, ह्यूमन है, प्रोकैरियोटिक है, कोई भी है, सब में सेल मेम्ब्रेन कैसे काम करती है। जो हर सेल में होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेल, ठीक है। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, ठीक है। सब के सब में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होगा ही होगा ना भैया। बाहर जो लेयर है वो तो सब में प्रेजेंट होगी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बाहर का कंटेंट जो भी कुछ, मतलब मान लो ये मैंने अभी बताया था ये सेल मेम्ब्रेन है। तो बाहर से कुछ भी आएगा हार्मफुल स्टिमुलाई, यही तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है ना। और बाहर का कोई भी सेल मेम्ब्रेन अगर है उस पर कोई ज्यादा ही प्रेशर आ जाता है तो कभी कभी सेल मेम्ब्रेन की लेयर फट जाती है। जब सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही, उस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही सेल मेम्ब्रेन, और वो फट गई, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाई, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने की एबिलिटी को खो बैठी, तो जब सेल की एकदम से मृत्यु हो जाती है ना बेटा,
मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में मैंने तो खुद से तो मेरे शरीर ने थोड़ी सेल को, गंदे सेल्स को बाहर निकाल दिया, वो तो एक्सीडेंट की वजह से जो गंदे थे अच्छे थे दोनों मेरी सेल्स के में मर गए मेरी बॉडी में, मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरा पैर नीला पड़ गया। तो जब एकदम से ही, अचानक से ही, एकदम से ही दुर्घटना हो, आपकी सेल की मृत्यु हो जाए, आपकी सेल की डेथ हो जाए, आपका एक्सीडेंटली सेल एकदम से ही कट जाए, उसको बोलते हैं नेक्रोसिस। इट इज नॉट मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक 9th क्लास, बट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज कॉल्ड नेक्रोसिस, NEC, है ना, नेक, ROSIS, नेक्रोसिस। ओके। और हाँ, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात होती है, याद रखना। ठीक, नाउ कहाँ पे है हम, ये रहा। Cell membrane is selectively permeable, which means it allows some substances to pass through it while blocking others. इसका क्या मतलब है? सेल मेम्ब्रेन को ना हम कभी कभी क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिवली माने कुछ गिने चुने चीजों को सिलेक्टिवली परमेबल, ये जो एक पूरा टर्म है सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली मतलब क्या? सिलेक्ट करो, अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तू बुरा है, तू निकल जाए यहाँ से। तो जो तुमने सिलेक्ट करा है सिलेक्टिवली परमेबल, परमेबल माने अलाउड करना। तो जो अच्छे लोग हैं सिर्फ उनको ही अलाउड करेगी सेल, जो अच्छी चीजें हैं शरीर के लिए सिर्फ उनको ही अलाउड करेगी ना सेल। तो सेल मेम्ब्रेन जो बाहर की लेयर है वो सिलेक्टिवली परमेबल है, माने वो उन्हीं चीजों को अलाउड कर रही है जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं उनको अलाउड नहीं करेगी। इसलिए सेल मेम्ब्रेन हमारा सिलेक्टिवली परमेबल है, ऐसी चीजों को ही वो पास होने देता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को रोकेगा, चंक मॉलिक्यूल को, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रोकेगा, ऐसा है ना। हैव यू एवर हर्ड अबाउट एल्वियोलाई? एल्वियोलाई बेसिकली लंग्स में होता है हमारे, टाइनी एयर शैक्स होते हैं छोटे छोटे, जिनमें ऑक्सीजन आता है जाता है, ऑक्सीजन आता है जाता है, ऑक्सीजन आता है जाता है, ऐसा होता है। ठीक है। तो लंग्स की टाइनी एयर शैक होता है जहाँ ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ब्लड से एल्वियोलाई में वापस आता है। ये प्रोसेस होता रहता है, ब्लड फिल्टर होता है, ऑक्सीजन ब्लड, हम ऑक्सीजनेटेड माने साफ ब्लड, अगर इतनी प्योर एनाटॉमी नहीं पढ़नी तो जो साफ खून है वो आता रहता है, जो गंदा खून है वो जाता रहता है। यही पूरे दिन में प्रोसेस होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। और तुम जान के बिलीफ नहीं होगा तुम्हारा कि ऐसे ऐसे करके हमारा कितना बार दिल एक चीज को निकालता है डालता है, कम से कम भी इतना कि 60 या 50 गाड़ियों की जो टंकी है ना, जितना उनमें तेल होता है उतना हमारा हार्ट एक दिन में ब्लड को ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट करता है। इट इज अ इम्पोर्टेंट एंड शॉकिंग फैक्ट दैट आई एम टेलिंग यू। ठीक। कंक्लूजन क्या निकला भैया? कंक्लूजन ये निकला, ये है तुम्हारा एल्वियोलाई, ठीक है, जो एयर शैक है लंग्स में छोटे छोटे, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है, ठीक है, एल्वियोलाई और उसकी मेम्ब्रेन है। ये है हवा, ठीक है, बीच वाली थी एल्वियोलाई, ये है हवा, और तीसरी मैं बोल दूंगा, यहाँ है मेरा, सॉरी सॉरी, यहाँ है मेरा खून। एल्वियोलाई, हवा, खून। तो एल्वियोलाई ये वाला है बेटा, ठीक है, एल्वियोलाई एयर और ब्लड। तो एयर और ब्लड के बीच में एल्वियोलाई की एक पतली सी लेयर है, ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा? ब्लड फिर इस ये रहा ब्लड, है ना, ब्लड फिर इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के सेल्स तक ले जाएगा। ऑक्सीजन, पहले मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी, ऑक्सीजन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में जाएगी। अब ये ब्लड में आ चुका, फेंक दो इनको, ये ब्लड में आ चुका। अब फिर इस ऑक्सीजन को जो ये ब्लड में आया है पूरा हमारे शरीर में लिया जाएगा, हर एक सेल्स को, हर एक सेल्स में लिया जाएगा हमारा ये ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमारे सारे सेल्स में आएगा। तो जब ये सारे सेल्स में हमारे आ रहा है तो कौन से सर्कुलेशन के थ्रू आ रहा है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सर्कुलेशन भी अलग अलग टाइप की होती है, कुछ होता है जो हार्ट से हार्ट तक का होता है, कुछ होता है हार्ट से लंग्स का, कुछ होता है हार्ट से माउथ का। बट जब ऐसा सर्कुलेशन हो कि एक सेल आ गया वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है।
तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आएगा। एयर, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन और हमारा ब्लड। एयर, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन और ब्लड। एयर हमारी पास हुई मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में। एयर हमारी पास हुई मेम्ब्रेन के थ्रू ब्लड में। जो ब्लड में ऑक्सीजन आया वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके थ्रू? सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू। ठीक है। बॉडी के सेल बॉडी के सेल एनर्जी बनाते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, है ना। तो ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स में आता है, ठीक है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, माने हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है। 2.2 एक्सपेरिमेंट में आ जाओ फटाफट। 2.2 एक्सपेरिमेंट को रीड आउट करो, तब तक मैं एक घूंट पानी की पी लूं बस। मैंने पिछले 2-3 लेक्चर में कभी पानी नहीं पिया लेक्चर के वक्त, बट आज am I audible and visible वैसे? या आई एम। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है मैं बता देता हूँ। पहला पढ़ो, कहाँ गया, ये रहा। With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of roughly equal measure. मान ले मेरे बच्चे, मान ले मेरे लाल कि आ, ये कोई आलू है दो, ठीक है, ये मैंने दो आलू बना लिए, ठीक है, और इनको मैंने चाकू से काटा था, और इनका बराबर वजन है, दिख रहा हूं मैं, इनका बराबर वजन है, ठीक है, और इनका बराबर शेप है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, मेजर एंड रिकॉर्ड द इनिशियल वेट ऑफ बोथ पीस ऑफ द बोथ पीसेस यूजिंग वेइंग स्केल। मान ले इसका 20 ग्राम है, मान ले इसका भी 20 ग्राम है, दोनों का 20 ग्राम है, दोनों को चाकू से बराबर काटा गया था। तीसरा पॉइंट देख, पुट वन पीस ऑफ पोटैटो ऑफ द पोटैटो इन अ बेकर ए विद प्लेन वाटर। इसको मैं बोलूंगा पोटैटो ए। मैंने इसको प्लेन वाटर में डाल दिया, मान ले ये वाटर, मैंने इसको प्लेन वाटर में डाल दिया, ठीक। अब ये पोटैटो प्लेन वाटर में है। फिर क्या बोलता है, पुट द अदर पीस ऑफ द पोटैटो, जो ये वाला बचा था, विद बेकर बी विद 20% सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन। माने इसमें तो नॉर्मल वाटर है, ये तो है, पर मान ले ये दूसरी बॉटल है, इसमें मैंने ये वाला डाल दिया, पर इसमें मैं या तो 20% नमक का पानी या चीनी का पानी ऐड करूंगा, ठीक है, नमक या चीनी का पानी ऐड करूंगा। ये सिंपल वाटर था, ये क्या है, सॉल्ट या शुगर वाला वाटर। पांचवा पॉइंट देख, लीव देम अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अबाउट एन आवर और अंटिल यू नोटिस अ विजिबल चेंज इन द साइज ऑफ द पीसेस। माने इनको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद अगर तुझे आलू का कलर या मतलब आलू का साइज बड़ा हुआ दिखता है तो इनको निकाल ले। ये मैंने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक। क्या करा मैंने, छोड़ दिया। मैंने देखा, जब मैंने इसको एक एक इनमें से कोई भी रैंडम मैंने पीसेस निकाला, मैंने ये निकाल लिया पानी वाला। अब मैं इसमें से निकालता हूँ, निकल, तो ये इतना बड़ा हो गया पोटैटो। है भैया, कैसे पॉसिबल है ये? हमें तो लगता था कि जिसमें ये तुमने नमक या चीनी डाली है वो बड़ा होगा। अभी देखते हैं अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। मेजर एंड रिकॉर्ड फाइनल वेट ऑफ ईच पीस। हमने दोनों का वजन नापा, अब दोबारा से 20-20 ग्राम था, इसका 50 ग्राम हो गया, इसका 20 ग्राम से भी 5 ग्राम हो गया जी, इसका तो 50 ग्राम हो गया, इसका 5 ग्राम हो गया। तो एक इतना बढ़ कैसे गया और एक इतना छोटा कैसे हो गया, एक आलू इतना बड़ा कैसे हो गया, और एक जो दूसरा आलू था हमारा, ये चुन्नक भाई, ये और चुन्नक कैसे हो गया, ये और श्रिंक कैसे हो गया। तो यही हमें इसमें पढ़ना है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। आई विल टेल यू, डू नॉट वरी अबाउट दैट। देखो अब मैं अपने तरीके से समझा देता हूँ तुम्हें। दो सेम साइज के आलू लिए हमने, एक बेकर 1 में एक बेकर 2 में, ठीक है। अब क्या हुआ, क्योंकि पोटैटो के अंदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से आयन प्रेजेंट होते हैं, मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज पोटैटो में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कभी कभी देखा होगा आलू से वायर ऐसे कनेक्ट करके बल्ब जला देते हैं। तो वो क्यों होता है, बल्ब कैसे जलता है? बल्ब कभी भी जलता है एक कारण की वजह से, या तो एक कोई पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन। पोटैटो में दोनों प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पोटैटो में डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस माने
आयंस, ठीक है। तो पोटैटो में डिजोल्व सब्सटेंसेस ज्यादा थे और बाहर था प्लेन वाटर, बाहर था नॉर्मल नॉर्मल पानी बिल्कुल, और पोटैटो में डिजोल्व सब्सटेंसेस ज्यादा थे, इसलिए वाटर बाहर से अंदर आ गया पोटैटो सेल्स में। क्या मतलब है इसका भैया? देखो, आज से एक बात नोटिस कर लेनी है। क्या बात नोटिस कर लेनी है भैया? पानी का बहाव हमेशा कम से ज्यादा जाता है। क्या जाता है? पानी का बहाव हमेशा कम से ज्यादा जाता है। अगर इसमें वो टोर्नेडो वाला बच्चे करते हैं ना, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ कुछ तो होता है। मतलब पानी का बहाव एक बार चेक करो, जहां पे कम साइड है, कम साइड से ज्यादा साइड में जाएगा, कम साइड से ज्यादा साइड में जाएगा, इसलिए बॉटल एक साइड टिल्ट होती चली जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं पानी इधर कर रहा हूँ, सारा वेट इधर डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो रहा है, इधर क्यों नहीं हो रहा है इधर करने पे भी? क्योंकि पानी की एक नेचुरल प्रॉपर्टी है बेटा, वो कम सॉल्यूटेड एरिया से ज्यादा सॉल्यूटेड एरिया पे जाता है। अब तुम समझो, इस आलू में ऑलरेडी नमक मसाले प्रेजेंट थे, माने आयंस प्रेजेंट थे, नमक मसाले नहीं, आयन प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसमें अगर ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है और ये नॉर्मल वाटर है, तो पानी की क्या हरकत थी? वो कम वाली चीजों पे कम सॉल्यूटेड से ज्यादा सॉल्यूटेड जाता है। तो कम सॉल्यूटेड से ज्यादा सॉल्यूटेड जाने का मतलब है, जो वाटर की मूवमेंट होगी ये तो नॉर्मल है, तो ये तो कम है, तो पहले तो यही होगी। और ज्यादा क्या हुआ? ज्यादा क्या हुआ? आयन वाली, है ना। तो यहां से जब ये यहाँ जाएगा, अब इसका सारा पानी इसमें भर गया, तो सीधी सी बात है ना, ये फूल गया। अब ये इतने से इतनी बड़ी फुटबॉल बन गया जी, फूल के। फूल के इतने से इतना बड़ा बन गया कैसे? क्योंकि वाटर मूवमेंट कम से ज्यादा जाते हैं, और कम से ज्यादा जाने को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो जब कम से ज्यादा जाता है, और ये नॉर्मल वाटर था, तो ये तो कहाँ जाएगा? ये कम भी नहीं जाएगा, ज्यादा भी नहीं जाएगा अभी तो, पर इसके लिए तो ये कमी है ना, कुछ है थोड़ी इसमें। पर इसमें आयंस थे, तो वाटर पहले कम और फिर ज्यादा, यानी कि जितना पानी इसका था ये यहाँ आ गया पोटैटो में और ये फूल गया। सिंपल। और अगर इसका अपोजिट करके देख लो, जिसमें मैंने ऑलरेडी, जिस दूसरे सॉल्यूशन में मैंने जिस दूसरे सॉल्यूशन में मैंने पोटैटो लाया था, उसमें मैंने शुगर या फिर सलाइन वाटर माने नमक का पानी, सलाइन वाटर माने होता है नमक का पानी, तो नमक के पानी में मैंने यहाँ रखा था, वो सुकड़ कैसे गया? क्यों सुकड़ा? रीजन बताओ, रीजन बताओ। चलो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले समझ में आ गया तो दूसरा अपने आप बता दोगे, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। रीजन ये है बेटा, ये इस वजह से सिकुड़ा है कि इसमें तो आयन इतना प्रेजेंट नहीं है, बट उतना नहीं है, पर इसमें भर के है, क्योंकि इसमें नमक चीनी का घोल हमने पहले ही डाल दिया। वाटर की क्या प्रॉपर्टी थी? कम से ज्यादा जाता है भैया, कम से ज्यादा जाएगा। तो ये तो ज्यादा है और ये कम है, तो क्या करेगा वो अपने आप, कि जितना पानी है बाहर का, जितना भी पानी है बाहर का, इसमें इतना सारा सलाइन वाटर है, इसमें इतना ज्यादा शुगर है और नमक का पानी है ना। तो ये क्या करेगा, इसमें इसमें तो कम है ना, कम से ज्यादा जाता है ना, तो कम से ज्यादा ही तो जाएगा, कम से ज्यादा ही तो जाएगा। तो इसमें से पहले वाटर निचड़ जाएगा पूरा, इसमें से पानी पूरा निचड़ जाएगा। पानी पूरा निचड़ने के बाद ये तो बिल्कुल ही चुन्नू सा हो गया, और कम से ज्यादा ही तो जा रहा है, और सलाइन वाटर में इसका जो बचा कुचा मामला था वो भी इसमें आ गया। तो अब इस भाई साहब की हालत हो गई है ये, बिल्कुल। क्या हालत हो गई है ये? तो इसलिए ये श्रिंक कर गया, श्रिंक माने निचुड़ गया, बिल्कुल ही सुखुड़ गया। क्यों? क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी थी कम से ज्यादा जाना, और उसमें तो बहुत ज्यादा पानी था ही, तो वो ज्यादा ऑलरेडी क्या ज्यादा से ज्यादा जाता, इसमें कम था, तो पहले कम से इसका भी निचोड़ लिया पानी सारा, और इसमें आ गया सारा। तो यानी कि कम से ज्यादा जाना वाटर की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। आई होप मैं इसको समझाने में आपको वेरी सक्सेसफुल रहा हूँ, आई होप ओके। अगर नहीं आया प्लीज कमेंट में बोल दो, मैं दोबारा समझा दूंगा, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। हेंस कंक्लूजन क्या आया? एक बड़ी मजेदार बात है, कंक्लूजन क्या आया कि सेल हमेशा सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब वो उन्हीं चीजों को अलाउड करता है आने का, जिन जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, जो हार्मफुल है उनको नहीं करता। तो वाटर को आने दे रहा था, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या थे, बिल्कुल चुन्नक चुन्नक से, तो पोर्स में से पास हो रहे थे, पर सोल्ट को नहीं आने दे रहा वो, ठीक है। बता दिया था पोटैटो श्रिंक हो गया एक में, और पोटैटो का एक में वेट गेन हो गया, ठीक है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे बेटा कि जो हमारा सॉल्टेड वाटर है, सलाइन वाटर बोलते हैं जिसको,
उसके मॉलिक्यूल्स को पास होने देगा सेल्स, क्योंकि वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, उसके मॉलिक्यूल्स को पास होने दे रहा है क्योंकि वो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, राइट, बट शुगर का चंक पीस है थोड़ा सा, एक चीनी का दाना उठा के देखना इतना बड़ा होता है, तो इसलिए उनको पास सेल नहीं होने देता। यही कारण है कि एक सेल फूल गया, सॉरी एक पोटैटो फूल गया और एक सिकुड़ गया। ठीक, इतना ही गेस हो जाना चाहिए आपको क्लियर। बिकर 1 में क्या हुआ और बिकर 2 में क्या हुआ, ये आई गेस आपको होपफुली क्लियर हो। सो हमको बढ़ना है किधर, अच्छा ये रह रहा है ना थोड़ा सा। अच्छा ये वाला जो ऑस्मोसिस है ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। इसमें कुछ रह रहा है क्या, इन देयर कंसंट्रेशंस आल्सो कॉल्ड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डिफ्यूजन इज द नेट मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम हायर टू लोअर। अच्छा ठीक है, मैंने बताया लोअर से जब कहीं पे हायर जा रहा है तो वो ऑस्मोसिस है, वाटर की मूवमेंट, ठीक है। बट पार्टिकल्स की नेट मूवमेंट जो हायर से लोअर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो टाइप की मूवमेंट है, ये आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक लाइन भी मिस नहीं हुई है, खैर इसमें अगर कोई सोच रहा हो, वो जितना भी लिखा था मैं बता चुका। जो ऑस्मोसिस था नीचे से ऊपर जाने वाला प्रोसेस था, कम से ज्यादा जाने वाला प्रोसेस, जब एक पेड़ सॉइल में गड़ा होता है और उसको पानी डाला जाता है उसके रूट्स में, तो रूट से ऊपर कैसे आ रहा है, रूट से ऊपर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पहले पानी डाला जा रहा है और ऑस्मोसिस मूवमेंट के थ्रू वाटर फॉलो कर रही है नेचुरली, और सारे प्लांट को पानी मिल पा रहा है। इस वजह से जो लीव होती है वो कड़क होती है, क्योंकि आराम से पानी मिल रहा है उन्हें और वो आराम से मस्त है, ठीक। ओके 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 ओके, इतना में क्लियर हो गया होगा। वाटर, हाँ ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है क्योंकि वाटर ग्रेडियंट है, माने एक ही पर्टिकुलर चीज के लिए वाटर के लिए, उसमें सॉल्ट मूव नहीं करेगा, ओके। नाउ जो ये तीन चीजें हैं आपको ये देखनी है। पहला, इस पूरे चार्ट पे ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान दो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। आज से एक बात याद रखो, आइसो, द वर्ड आइसो मीन्स सेम, हाइपो माने कमी, किसी चीज की कमी, हाइपो, हाइपर, गुस्सा हो गया, हाइपर माने बहुत ज्यादा, और हाइपो माने लो, है ना, और आइसो माने बराबर। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो होता है जो सेल्स के बाहर भी उतना ही सॉल्ट है अगर, और सेल के अंदर भी उतना ही सॉल्ट है, माने इक्वल क्वांटिटी में है, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। माने इस मूवमेंट, इस कंडीशन में वाटर दोनों तरफ मूव कर सकता है क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट है दोनों तरफ, ठीक है। सेल का साइज इसमें सेम रहता है, ठीक है। वाटर चाहे इधर मूव करे चाहे वाटर इधर मूव करे, जब एक ही जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सेल का साइज सेम रहेगा। हाइपोटोनिक मतलब जब कम हो जाए, ठीक है। सो बाहर वाटर ज्यादा है अगर, तो अंदर सॉल्ट कम होगा, बाहर वाटर ज्यादा है तो अंदर सॉल्ट कम होगा, क्योंकि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, कम है, कम सॉल्यूशन है, तो एक चीज को कम होगा एक चीज ज्यादा होगी, यानी कि बाहर वाटर ज्यादा होगा सॉल्ट कम होगा, ठीक है। और हाई, तो मुझे लगता है कि जो हमने बीकर ए वाला देखा था जिसमें नॉर्मल वाटर रखा था और उसके छोटू से अंदर एक पोटैटो था जिसमें आयंस थे, तो एक में कम है एक में ज्यादा है क्वांटिटी, ये पहले वाला बीकर एक्सपेरिमेंट नहीं है क्या, वही सेम चीज है। उस चीज को हाइपोटोनिक भी बोल सकते हो, हाइपोटोनिक का मतलब ही यही होता है कि वाटर सॉल्ट के अंदर जाएगा, है ना, वाटर या सॉल्ट वाटर के अंदर आएगा, वाटर सॉल्ट के अंदर जाएगा, जिससे कि पोटैटो अल्टीमेटली फूल रहा है, ठीक है। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक बी बीकर वाला होगा, फिर क्यों, क्योंकि हमने उसमें क्या करा था, जो ये वाली चीज थी ये ज्यादा थी किस किस पर्सपेक्टिव में, कि इसमें सॉल्यूशन था वाटर एंड शुगर का, है ना। और जो ए वाला था, तो ए वाले में पोटैटो वाले में क्या था, बीकर वाला एक्सपेरिमेंट याद करो पीछे करके, तो आप पाओगे कि इसमें सॉल्ट और वो सारी चीजें ज्यादा डाल रखी थी, ठीक है। कहाँ गया, दिखा देता हूँ मैं, ये रहा आई गेस, है ना, ये रहा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ो कि 20% सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन डाला था, ठीक है। ओके ओके ओके, इट शुड बी क्लियर। तो आइसोटोनिक जिसमें सेम हो सॉल्ट की मात्रा
चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो, तो सेल का साइज सेम रहेगा क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाइपोटोनिक माने कमी, एक चीज कम है, एक एक ज्यादा बाहर है, तो इसका मतलब वाटर मूवमेंट तुम्हारी क्या हो सकती है, बीकर बी वाली हो सकती है, बीकर ए वाली हो सकती है। कौन सी थी, बीकर ए वाली थी, क्योंकि दोनों ही मूवमेंट ऑस्मोसिस है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे डिफ्यूजन। ठीक है, मैं समझ गया कि अभी हमने डिफ्यूजन पढ़ा है। सिर्फ अगर वाटर की पर्टिकुलरली मूवमेंट की बात करें तो ऑस्मोसिस होते हैं ना अल्टीमेटली। तो अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जा रहा है तो एक डिफ्यूजन एक ऑस्मोसिस होता है, पर यहाँ सिर्फ हम डिफ्यूजन की बात, ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा बीकर ए था उसमें यही हो रहा था बेटा, नॉर्मल वाटर था, कोई उसमें ऐसा सच इतना कुछ था नहीं, और एक आयन था, पोटैटो था। पर बीकर बी वाले में पोटैटो था, बट ये जो वाटर सॉल्यूशन था ये नॉर्मल वाटर नहीं था, ये सॉल्टेड वाटर या फिर शुगर वाला वाटर था। इस वजह से ही क्या हुआ कि वाटर की जो नेचुरल मूवमेंट थी कम से ज्यादा, वो फॉलो होने की जगह उल्टा हो गया था, इसलिए ही वो श्रिंक हो गया था, है ना। तो इस वजह से ही हाइपरटोनिक बोलेंगे उसे, कि ज्यादा हो गया, सॉल्ट बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वाटर सेल बाहर निकल गए अपने आप ही और वो श्रिंक हो गया, फट गया या श्रिंक हो गया। ठीक, श्रिंक होता, फटता तो नहीं, श्रिंक हो जाता माने सुखड़ गया। नीचे देखो, स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज एक्सट्रीमली थिन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है बहुत 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 ज्यादा थिन होती है बेटा, अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर, माने लगभग लगभग वायरस या वायरस से भी छोटी सेल मेम्ब्रेन होती है, इतू 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 सी सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर देखो, 10.0000001 मिलीमीटर होती है, इतना छोटा, और ये 7 से 10 नैनोमीटर थिन होती है। ठीक है, ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड माने फैट, लिपिड माने फैट, तो ये फैट की माने फैट मॉलिक्यूल की बनी होती है ये। ठीक है, और प्रोटीन की बनी होती है। इसको हम फ्लूइड मोइसेक मॉडल बोलते हैं। फ्लूइड मोइसेक मॉडल क्यों बोल रहे हैं मैं अभी बताऊंगा, चिल आउट, मैंने सब कुछ लिख रखा है। ठीक है, लिपिड माने फैट होता है, और बायलेयर जो उधर नीचे लिखा है देखो, पहले पूरा पढ़ देता हूँ ये। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बायलेयर, टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, विद water attracting head outward and water repelling tail inward with protein embedded in them। बेटा पहले मतलब समझो, बाद में सारी चीजें करना। द मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर, लिपिड का मतलब होता है फैट, बाइलेयर का मतलब क्या है, दो होगा, हाँ दो है, लिपिड का माने फैट और बाइलेयर का मतलब दो। दो फैट की लेयर, एक ऊपर और एक नीचे, बीच में मेम्ब्रेन, एक ऊपर एक नीचे, दो फैट की लेयर ने जमा रखा है। एक साइड तो कहती है भैया मैं पानी से प्यार करती हूँ, एक साइड कहती है मैं पानी से नफरत करती हूँ, फेंक के मार पानी को। तो एक साइड लविंग है, एक साइड हेटिंग है। अगर एक साइड लव हो रहा है और एक साइड हेट हो रहा है, तभी हमारे हाथ में झाग उठ पाते हैं हैंड वॉश करते हुए। अगर हैंड वॉश करते हुए झाग नहीं उठ रहे, इसका मतलब दोनों लविंग है, ये इसका मतलब दोनों हेटिंग है। बट एक लविंग है, एक डर रहा है, और एक अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक रिपल्सिव फोर्स है जो पीछे जाए जा रही है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो आगे आ जा रही है। तो आगे जा रही है और जो पीछे आ रही है, जब दोनों का मिलन होगा तो अट्रैक्शन, तो फॉर्म निकलता है। ठीक है, तो हमारा ये ब्लू स्ट्रक्चर जो टाइप है ना, ब्लू स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाँ, ये प्रोटीन से बना हुआ है सारा, ब्लू स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और ये बीच बीच में जो आप ऐसे यूं जगह देख रहे हो, यूं, इट इज नॉट इन मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बट इसको बोलते हैं आयन चैनल रिसेप्टर। भैया क्या कह रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा, ये क्या बकवास कर रहे हो। आयन चैनल रिसेप्टर का मतलब होता है तुम्हारे शरीर में, यस, तुम्हारे शरीर में एक ऐसा आयन चैनल रिसेप्टर नाम का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि मिली सेकेंड्स में काम करता है। तुम्हारे आयंस तुमने लिए, नींबू पानी पिया, अब नींबू पानी तुम्हारा सोचो बॉडी में कहाँ गया, वो आयन चैनल रिसेप्टर के थ्रू, ये जो बीच में है ना, ये जो जगह बन रही है, ये गेट है आयन चैनल रिसेप्टर के। जैसे कोई आयन आता है, इसको खोल लेता है। ठीक है, वैसे बंद रहता है, जैसे कोई आयन आएगा खोल लेगा, वैसे बंद रहता है, जैसे कोई आयन आएगा खोल लेगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब आयंस होते हैं, और जैसे ये आता है ये अपना गेट खोल लेता है, तो आयन चैनल रिसेप्टर होता है। ठीक है, और बेटा आयन चैनल रिसेप्टर, मैं बोलूं या फिर जो नॉर्मली प्रोटीन होते हैं, जो नॉर्मली मेम्ब्रेन है ना, वो एक तरीके से प्रोटीन स्ट्रक्चर ही है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये जो धसे हुए होते हैं मेम्ब्रेन में, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। ठीक है,
अब इसको फ्लूइड मोइसेक मॉडल क्यों बोला है? मेम्ब्रेन रिजिड वॉल नहीं है, मेम्ब्रेन ठोस नहीं है, मेम्ब्रेन बिल्कुल ऐसी है पानी की तरह, मेम्ब्रेन बिल्कुल ठोस नहीं है, मेम्ब्रेन ऐसी है पानी की तरह, और वो ठोस ना होने के कारण घूम सकती है, फ्लिप कर सकती है, कलामंडी खा सकती है, रोटेट कर सकती है। तो वो सारी चीजें करने के कारण थिक नहीं है, ना ही रिजिड है, रिजिड माने ठोस, ठोस नहीं है। इसको इसलिए फ्लूइड जैसा चल पा रहा है, इसलिए इसको फ्लूइड मोइसेक मॉडल बोला है। ठीक है। सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज, मैं पूरा मतलब बताऊंगा, ऐसा नहीं कि फ्लूइड का तो मतलब समझ में आ गया ना, क्यों है चल सकता है ये सब, फ्लूइड का मतलब समझ में आ गया, मोइसेक का मतलब समझते हैं। मोइसेक बेसिकली एक जो टाइल्स होते हैं ना दीवारों पे, टाइल्स का डिजाइन होता है जिसको छोटे 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 कॉलम्स के मैनर में अरेंज करा जाता है। तो जब वो छोटे छोटे कॉलम्स को जोड़कर, पीसेस को, टाइल्स को जोड़कर एक स्ट्रक्चर हम देते हैं, तो यू विल बी शॉक्ड कि तुम्हारी एनसीईआरटी में ना, ये रहा, ये वाला डायग्राम देख रहे हो पहले वाला, ऐसा दिखने लगता है अंदर से मोइसेक, ऐसा दिखने लगता है कि ये टाइल की तरह अरेंज हो जाता है। तो जब टाइल की तरह अरेंजमेंट है, वो वर्ड आया इधर के अरेंजमेंट को देख के, इस डायग्राम को देख के, और फ्लूइड माने आज ब्लू है, पानी पानी है ना। तो मोइसेक मॉडल माने मोइसेक एक डिजाइन होता है बेसिकली, ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस टाइल्स को जोड़कर बनता है। सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में भी लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे मॉलिक्यूल्स भी मिक्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसलिए मोइसेक मॉडल बोल रहे हैं उसको। इतना क्लियर है? आई होप यार इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर भी आई डोंट हैव एन इशू, यू कैन आस्क एंड आई कैन टेल। सेल मेम्ब्रेन नॉट ओनली कवरिंग बट कम्युनिकेशन, या सेल मेम्ब्रेन जो बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कोई बाहर की लेयर हमें बचा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो एक कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है एक दूसरे की, ठीक है, वो कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है एक दूसरे की। प्लाज्मोडेस्माटा, पोर्स, फिल्ट्रेशन, याद आया अभी थोड़े टाइम पहले पढ़ा था, याद करो। कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प कर रही है, मैं इसका ना बहुत अच्छा एग्जांपल देने जा रहा हूँ। ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जस्ट लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर फर्स्ट। थैंक यू। कभी कभी सुने हो आपके मम्मी पापा को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, शुगर बोलते हैं, डायबिटीज भी अलग अलग टाइप की होती है, टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन का मतलब होता है जब जेनेटिकली ही तुम्हारा मतलब डायबिट जेनेटिकली ही तुम्हें अपने किसी जनरेशन टू जनरेशन पास होके डायबिटीज हुआ, ठीक है, या ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हुआ। ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से मतलब हमारा शरीर खुद ही पागल हो जाता है, और जहां से बीटा सेल्स निकल रहे हैं, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में से निकलते हैं बीटा सेल्स, तो जहां से भी बीटा सेल्स निकल रहे हैं वहां से वो निकलना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो शरीर में इतना ज्यादा ग्लूकोज भर जाता है, वो इकट्ठा कहाँ होगा, वो सेल्स में ही तो होता है इकट्ठा, पर अब सेल ही बंद कर दिया हमारे शरीर ने खुद ही, ये समझ के पागल हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं उसको, हो जाती है हमें कभी कभी। तो वो हो गई टाइप वन डायबिटीज। अब वो घूम रहा है, वो इतना सारा जो शुगर है, ब्लड शुगर, वो इतना ज्यादा घूम रहा है कहीं ना कहीं, मैं कहाँ जाऊं, मुझे घर का मिले, मुझे घर का मिले, तो बॉडी में इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और इतना ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से खून गंदा हो जाता है बेटा। खून गंदा होने की वजह से हमें अलग अलग टाइप की थेरेपी दी जाती है, पर असली प्रॉब्लम क्या है, असली प्रॉब्लम क्या, थेरेपी से सारा सही हो जाएगा? नहीं, तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगने से पैनक्रियाज में बीटा सेल दोबारा आ जाती है, और बीटा सेल के अंदर जो इतना सारा ग्लूकोज था वो बीटा सेल में ही भरेगा, भरेगा उसी में, है ना। ये हो गया टाइप वन। तो कहने का मतलब है, टाइप टू भी होती है, कहने का मतलब है टाइप टू मोटापे की वजह से होती है, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि सेल्स के अंदर वो भरना जरूरी है ना। सेल्स क्या काम कर रही है, सेल्स एक बैंक की तरह काम कर रही है, पैसा लाओ भर दिया, पैसा लाओ भर दिया, ज्यादा पैसा आ गया तुम्हारे पास तो पुलिस रेड मारेगी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। तो जब बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, तो सब कुछ डन है, ओके है ना। ऐसे ही जो सेल मेम्ब्रेन है बेटा, वो सेल मेम्ब्रेन तुम्हारा सिर्फ बाहर की कवरिंग नहीं है, वो कम्युनिकेशन में भी मदद करती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन में भी मदद करती है, और ग्लूकोज का अपटेक भी सेल्स के अंदर आता है ना। कोई भी कुछ भी डिपॉजिट होना है वो सेल के अंदर ही आएगा, कुछ भी डिपॉजिट होना है वो सेल के अंदर भी आएगा, तो ये भी वो काम करती है, मैं बताना चाहता था, ठीक है। मेम्ब्रेन अलग है, सेल वॉल अलग है, याद रखना। सेल वॉल होती है जो टाइटनेस बाहर की होती है, मेम्ब्रेन जो एक बाहर की बस एक कवरिंग होती है, ठीक है।
सेल वॉल प्लांट पे प्लांट पे तुम्हारा फंगाई पे बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती है, उससे प्रोटेक्शन मिलती है, सपोर्ट मिलता है, स्ट्रक्चर बना रहता है, शेप रहती है ना। 2.3 एक्टिविटी पे आ जाओ। 2.3 एक्टिविटी, अब दिस इज द एक्टिविटी। एक ऑनियन पिल लो, ठीक है, एक ऑनियन पिल लो, प्याज का छिलका लो, उसकी एक स्लाइड बना के, लीफ की स्लाइड बनाओ, या ये प्लांट सेल होते हैं, मतलब अगर ऑनियन पिल लिया मैंने, उसकी एक छीली, एक स्लाइस ले ली, तो इसका मतलब वो प्लांट सेल होते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं प्लांट सेल होते हैं, क्या रीजन है प्लांट सेल बोलने का? अभी मैंने पीछे क्या पढ़ाया था कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तुम्हारा प्लांट में, फंगाई में, इन सब में। देखते जाओ कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट करेंगे। पहला ऑनियन पिल लो, रख दो, ठीक है, उसमें प्लांट सेल होते हैं। अब ना एक कंफ्यूज करने वाली चीज आएगी, इधर इधर लिखा है सैफरिन। अब तुम बोलोगे है सैफरिन, ये क्या होता है जी? जिन कीड़े मकोड़ों को माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जाता, उन कीड़े मकोड़ों पे कलर करने के लिए, उधर कि साला कोई धूप, कोई छुप के बैठा उस पे कलर कर दिया, तो उन पे कलर कर देते हैं। तो कलर करने को बोलते हैं डाई लगाना। मेहंदी लगाते हो ना बालों में, तो कलर करने को बोलते हैं डाई लगाना। डाई भी अलग अलग प्रकार की होती है, कुछ दो प्रकार बता देता हूँ, मिथाइलिन ब्लू और सैफरिन। मिथाइलिन ब्लू और सैफरिन, ये दो डाई है, मतलब अलग अलग कलर के रंग है, बैक्टीरिया को लगा देते हैं देखने के लिए, है ना। तो उसका छिलक लिया प्याज का, रख दिया। अब हमें कोई नहीं दिख रहा तो सैफरिन ब्लू, मतलब सैफरिन स्टेन लगा दिया, स्टेन बोलते हैं, सैफरिन स्टेन लगा दिया हमने। स्टेनिंग करना बोलते हैं इस प्रोसेस को, जो बैक्टीरिया पे वो लगा देते हैं कलर। तो स्टेनिंग कर दी हमने, ठीक है, सेल्स, ताकि अब हमें क्लियरली दिख पा रहे हैं। दूसरा, मेरा चीक है, गाल, गाल है मेरा, ठीक है, गाल की एक स्लाइड बनाओ, एक कॉटन लो, अंदर ऐसे डालो, कॉटन निकाला, ये निकाल दिया, है ना, इसको मैंने साइड रख दिया। फिर ये कॉटन एनिमल सेल है, माने मैं हूं ये एनिमल सेल है ना। या टूथपिक से ऐसे ऐसे करके दांतों में अंदर से ऐसे निकाल दो, मतलब चीक पे ऐसे करके अंदर, ये टूथपिक है, और ऐसे निकाल दिया। ये कॉटन है, कॉटन का ऐसे करके ऐसे निकाल दिया, है ना। दोनों को माइक्रोस्कोप में कंपैरिजन करो। ये रहा तुम्हारे गाल के अंदर का स्वाब, स्वाब बोलते हैं, मतलब अंदर की चीजों को निकालना। तो ये रहा तुम्हारे माइक्रोस्कोप का अंदर कॉटन का, और पहला क्या था, जो प्याज का छिलक था, वो ये रहा, ये प्याज का छिलक, ये कॉटन, ठीक है। प्याज के छिलक में सेल वॉल होती है। क्यों होती है? प्याज का छिलक टाइट क्यों होता है बेवकूफो? प्याज का छिलक टाइट इसलिए तो होता है क्योंकि उसमें सेल वॉल है। सेल वॉल का काम ही यही होता है किसी को ठोस कर देना। और प्याज में, प्याज का छिलक ठोस है क्योंकि प्याज के छिलक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो उसको हार्ड स्ट्रक्चर होगा, रेगुलर नॉर्मल अरेंजमेंट होगा, हार्ड स्ट्रक्चर होगा। बट हम जैसे इंसानों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, हम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, नहीं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या भैया? ये क्लोरोप्लास्ट जिससे पेड़ पौधों को हरा कलर मिलता है, हम में प्रेजेंट नहीं होता, हम हरे थोड़ी हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है हम में, और हम में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो हम हार्ड होते और हरे होते, है ना। तो अगर मैं, सीधी सी बात है, उस चिक का एग्जांपल लूं, पहले तो मैंने ऑनियन वाला ले लिया, उसमें सेल वॉल है, इसमें होगी? नहीं होगी इसमें, है ना। तो इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, देखो कैसे भी तरीके से अरेंज है, इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। राउंड होगा, अनइवन होगा, फिक्स नहीं होगा कुछ भी। तो प्लांट सेल मतलब सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसमें शेप एकदम फिक्स होता है, अरेंजमेंट प्रॉपर होती है, ठीक है। एनिमल सेल हम जैसों में सेल वॉल भैया एब्सेंट होती है, इरेगुलर शेप होती है, सेल सिकुड़ जाता है, ठीक है, इसलिए ही इरेगुलर है वो। सेल अगर ठोस होता तो रेगुलर एकदम टाइट शेप होती, पर इरेगुलर है तो कुछ भी बन के ये शेप बन गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उसको बनना एकदम परफेक्ट गोला था ये सेल वॉल की वजह से, पर इरेगुलर वो ऐसे बन गई, है ना। तो ये फर्क है, ओके। एंड और कुछ बोला है क्या बेटा इसमें? अह, हाँ मैं भी बोला तो है, बोला तो है, बोला तो है, ठीक है। एक स्लाइड में प्लांट सेल, रोइको लीफ ली हमने, कोई लीफ ली, ठीक है। और एक में हमने ह्यूमन वाला चिक लिया जो मैंने अभी बताया था। दोनों पे अब मैंने 20% शुगर सॉल्यूशन डाल दिया, दोनों पे ये
वो प्याज का छिलक, ये ह्यूमन चीक्स का वो अंदर का स्वाद, दोनों लिया, दोनों पे 20% शुगर डाल दिया। 10 रुपए हो गए भैया, नहीं तो शुगर डाल दिया दोनों पे, शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। 30 मिनट के बाद माइक्रोस्कोप में देखो क्या बदलाव आया है। तो प्लांट सेल की बाउंड्रीज सेम रहती है भैया, सेम ही रहेगी प्लांट सेल की बाउंड्रीज तो, क्योंकि वो रिजिड है, ठोस है, वही तो उसको हार्ड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। पर ये जो हम है, एनिमल सेल है, इसमें तो प्लांट सेल है वो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये तो इरेगुलर हो जाएगा बिल्कुल। और ठीक है, तो इसका इनर कंटेंट और श्रिंक हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब अंदर एक ब्लू कलर का फ्लूइड होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं, सेल के अंदर होता है, सेल ऑर्गेनिक का पार्ट होता है। तो साइटोप्लाज्म में पानी जो था इसका वो निकल गया बिल्कुल, है ना, माइक्रोस्कोप में हमने ये नोटिस करा, सिंपल। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू टेल यू इज बेटा, जब एक सेल, हमारा शरीर खुद ये निर्णय ले, फैसला ले कि जो गंदी डीएनए में सेल्स है, जो बकवास सेल है, जो बेहुदा सेल है, जो सेल इतने टाइम से ना ही नहीं है, बात नहीं करा जिन्होंने, या जो हमारे, अगर साइंस के भाषा में बोले, जो हमारी बॉडी को डैमेज कर रही है, तो शरीर उनको खुद साफ कर देता है। जब डैमेज डैमेज सेल्स को शरीर खुद साफ करते हैं, उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ये भी आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये कॉलेज वाली चीजें हैं, बट नाइन्थ की बुक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो पा रहा हूँ, तो मैं इसलिए समझा दे रहा हूँ। एकदम से मर जाती तो नेक्रोसिस बोला था, और सेल जब खुद डिसाइड करती है कि छोटी हो जाएगी मर के, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। और एक बहुत मजेदार फैक्ट बताऊं, जब वो छोटी हो रही होती है ना, इतनी सी हो जाती है, इतना सारा माल था उसके अंदर, पर वो खाते 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 इतनी हो गई। अगर उसका 1% हिस्सा टपक जाता ना बेटा, तो तुम्हारे शरीर में सूजन आ जाती, इन्फ्लामेशन आ जाती। तो सोचो, सेल का जो श्रिंकिंग प्रोसेस है, जो पूरा बॉडी को रिमूव कर रही है कचरा, ये कितना प्यारा नेचुरली ब्यूटीफुल प्रोसेस है, कि 1% टपकता तो इन्फ्लामेशन आ जाती, बट टपका नहीं। समझ रहे हो बात? तो इसलिए डाइट अच्छी रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज में डाइट का बहुत रोल है, अभी नहीं समझोगे, कॉलेज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट डाइट का बहुत रोल है, यानी कि बाहर का मत खाओ, थोड़ा सा हेल्दी फैट्स खाओ, हेल्दी कार्ब्स खाओ। ठीक है। सो एपोप्टोसिस में क्या, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, ये पढ़ाते पढ़ाते। तो एपोप्टोसिस में, एपोप्टोसिस इन द स्पेस बिटवीन द इनर एंड आउटर बाउंड्रीज, लिखा है इधर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज कहीं पे, ये रहा ना, but their inner content shrink and the space, हाँ, and the space between the inner and outer boundaries increases। ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, जब बीच का फ्लूइड निकल गया तो भैया स्पेस इनमें और आ गया, बीच का फ्लूइड नहीं निकलता तो ऐसे रहते हैं, निकल गया तो ऐसे हो गए, सिंपल। गैप इसलिए आ चुका है इनमें क्योंकि बाहर चला गया एक, और मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खिंच गई, ये बाहर चला गया, फ्लूइड निकल गया, ये फ्लूइड निकल गया तो ये बाहर चला गया, ये ऐसे शेप है, ये फ्लूइड निकल गया तो अब यहाँ पे बीच में गैप आ गया। गैप क्यों आ गया? क्योंकि फ्लूइड एक तरफ बाहर चला गया, फ्लूइड बाहर चला गया। तो जब फ्लूइड एक तरफ खिंच जाए, अंदर की तरफ खिंच गए खिंच गया फ्लूइड, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं जब एक तरफ फ्लूइड खिसक गया? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। ह्यूमन चीक सेल में सेल वॉल नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं, बकवास है ये। नाउ कहाँ पे हम, श्रिंक हो जाती है, ये भी पढ़ चुके हैं बेटा, सेल वॉल पे थे हम, है ना। जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, हमने पढ़ा था, तो प्लांट में सेल वॉल, पत्तियां इतनी टाइट क्यों है, जड़ें इतनी मजबूत क्यों, पौधा सीधा कैसे खड़ा है, वो सब सेल वॉल की वजह से हो रहा है, याद रखना। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज पास आउट नहीं हो रही सेल वॉल से, सेल वॉल भी एक सेल वॉल एक परमेबल है, सिलेक्टिवली परमेबिलिटी है उसमें, माने जिसको वो आने देना चाहेगी, परमिशन देगी, वो आएगा जरूर। ठीक है। मतलब छोटे छोटे मिनरल्स आसानी से आ सकते हैं, और सेल वॉल नहीं रोक सकती उन्हें, क्योंकि वो परमेबिलिटी है। ओके। जैसे मान लो, जब रूट, जो जड़ होती है पेड़ की, वो मिट्टी में है ना, तो हमने मिट्टी को पानी डाला, तो मिट्टी में सेल वॉल के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन में और सेल के अंदर, और ऐसे ऐसे करके पानी मिलता है, तो सेल वॉल सबसे बड़ा रोल है इधर। ठीक है। ऑनियन पील या रोई को लीव लेंगे, जो पीछे लिखा था, है ना।
प्लांट सेल लूज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये हम पढ़ चुके हैं। बहुत शुगर ज्यादा अंदर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सुनो मेरी बात, यहाँ से देखो। इन जनरल प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दे नीड अ रिजिड स्ट्रक्चर टू आउटस्टैंड environmental stresses like wind, rain, and therefore plants cell have an additional covering outside the cell membrane called cell wall। देखो, सेल वॉल का क्या काम है बालक? सेल वॉल का काम है किसी भी चीज को ठोस रखना, ना कि नरम कर देना, ना कि इतना इजीली वो ऐसे हो जाए। किसी भी चीज को ठोस कर देना। तो ये जो ठोस कर रही है, अगर मैं इसको ऐसे पीटूं, इस पे कोई भी फर्क पड़ा? नहीं। बट अगर जो नरम चीज है मैं इसको ऐसे पीटूं, ये तो पूरा ही खुल गया, है ना? तो कहने का मतलब है, प्लांट को सपोर्ट के लिए एक चीज चाहिए होती है बेटा, वो है सेल वॉल। जब तक प्लांट पे सपोर्ट है, सेल वॉल है, वो हमेशा एकदम टाइट रहेगा, पत्तियां एकदम खिली खिली रहेंगी, रूट एकदम मजबूत रहेगी। सेल वॉल नहीं है तो सिंपल, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो बाहर की जो इसमें लिखा है ना कि एडिश इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे हवा हो गई, पत्थर हो गए, कोई भी बारिश हो गई, तो पौधा इन सब से उखड़ क्यों नहीं गया? क्योंकि उसमें सेल वॉल है। ठीक है। द सेल वॉल ऑल्सो हेल्प्स लीव्स एंड फ्लावर रिमेन फर्म, वो मतलब पत्तियों को, फूल को एकदम ऐसा सीधा रखने में मदद करती है ना? एंड मेंटेन देयर शेप एंड हेल्प प्लांट स्टे अपराइट। ठीक है, ऊपर उठने में मदद करते हैं उनको। ऑल्दो रिजिड द वॉल इज परमेबल, which mean water and some dissolved mineral can pass through it। मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल है, माने वो चाहे तो जो जो ऑब्जेक्ट्स आना चाहते हैं उनको पास कर सकती है, बट सिर्फ सिलेक्टिव को, ताकि प्लांट बर्बाद ना हो जाए। ठीक है। It along with the selective permeability of the cell membrane, the permeability of the cell wall help the plant root absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, माने उसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी वाला नेचर ही प्लांट को ग्रो करने में मदद कर रहा है। कोई पानी डाल रहा है, वो हमने पढ़ा था अभी बीच में, यहाँ नीचे कहीं पढ़ा था, कहाँ गया? कहाँ गया? हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो गया? नहीं, स्कैम तो नहीं हुआ है भाई। हाँ, तो सॉइल में वाटर डाला, सॉइल के थ्रू सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, फिर हमारा पूरा सेल में आ जाता है वो। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। देन देन कहाँ से पढ़ना था हमें? When we place a royo leaf or an onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis। देखो, जो बीकर बी वाला याद है? बीकर बी ने क्या कर दिया था? ऑस्मोसिस की वजह से उसको श्रिंक कर दिया था, क्योंकि वाटर मूवमेंट कम से ज्यादा होती है ना? ऐसे जब एक पत्ती और ऑनियन पिल डालेंगे, तो जो प्लांट सेल है वो अपना वाटर लूज कर देगी ऑस्मोसिस के वजह से। मेरी बात सुनने का ट्राई करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा, समझा ही देता हूँ। समझाऊंगा क्या यार? ऑनियन पिल या रियो लीफ लेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाली, ठीक है, प्लांट सेल पानी अपना लूज कर देगा ऑस्मोसिस की वजह से। ऐसा क्यों, क्या, कैसे, कब हुआ? सुनो, बाहर शुगर ज्यादा है, अंदर वाटर ज्यादा है। ठीक है, माने एक साइड कंसंट्रेटेड रहे, दोनों साइड सेम रहेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए एक साइड ज्यादा चाहिए, है ना? तो अगर सेल वॉल में तुम दिमाग लगा सकते हो, सेल वॉल में एक साइड, दोनों साइड सेम ही रहता होगा सब कुछ, तभी तो ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, तभी तो एक साइड टिल्ट नहीं हो रहा वो, है ना? जब बीच में गैप हो जाता है एक मेम्ब्रेन के इधर सरकने से, तो उसको क्या बोल रहे थे हम? प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल रहे थे? प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। सेल वॉल में एग्जांपल प्लांट हो गया तुम्हारा, फंगाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना? सेल मेम्ब्रेन में सभी सेल्स में होती है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल वॉल ही तो कुछ कुछ गिनना चुनिंदों में होती है, हम में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल नहीं होती। बट प्लांट में, फंगाई में, बैक्टीरिया में तो होती है, ठोस रहती है बहुत ज्यादा, है ना? तो यही है के पास सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, अगला। एनिमल सेल्स, ये रहा एनिमल, यहाँ पे एनिमल, ये रहा। अबे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये रहा, हाँ। एनिमल सेल्स सजेस्ट चिक डू नॉट हैव अ सेल वॉल। भैया, हमारे गालों में सेल वॉल नहीं होती, नहीं तो वो ठोस होते, ये मुलायम ऐसे नहीं होते, है ना? सिंचैन मुलायम नहीं होते। Therefore, when placed in a concentrated sugar solution,
दे लूज वाटर एंड श्रिंक। तभी इतने हार्ड होने की वजह से अगर उनको हम ज्यादातर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखें तो कम से ज्यादा वाली मूवमेंट तो वो श्रिंक हो जाएंगे, दोबारा वाटर मूवमेंट लॉस हो जाएगी, राइट। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल कैन चेंज शेप इजीली। इस स्टेटमेंट को हम बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहेंगे आप लोगों को। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती तो वो बदल सकता है उस पर, जब सेल वॉल ही नहीं है और अगर किसी ने एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाल दिया तो वो बदल जाएगा, कम से ज्यादा की तरफ हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, राइट। ऐसे ही व्हाइट ब्लड सेल जो हमारे खून बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए शेप बदलते हैं। एक बात याद रखना अपने लाइफ में, जब भी तुम्हें कहीं चोट लगती है जो सबसे पहले सेल अराइव करती है, पहुंचती है तुम्हारी चोट पे, वो व्हाइट ब्लड सेल ही है, ठीक है। सेल से ही हमारा बॉडी कंट्रोल होता है, जैसे मसल सेल हो गए है ना, मसल सेल हमारे रिलैक्स करते हैं हमें, ऐसा। प्लांट सेल वॉल, कभी प्लांट सेल वॉल के बारे में सुने हो? प्लांट सेल वॉल प्राइमरीली सेल्यूलोज से बनी होती है। जो ये सेल वॉल सेल वॉल सेल वॉल कर रहे हो तुम, जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनी है। कभी ये डिबेट सुना है आज तक तुमने कि इंसान घास क्यों नहीं खाता और जानवर घास कैसे खा लेता है? क्योंकि बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नहीं बनी घास। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेल्यूलोज पचाने की आदत नहीं है। इवन दो सेल्यूलोज में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सेल्यूलोज हमारा डाइजेस्ट हो सकता है अच्छे से, हमारा नहीं, एनिमल्स का डाइजेस्ट हो सकता है, ठीक है। हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसे, वो हमारे लिए ना बना। उसमें सेल्यूलोज बना होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो वो इतना स्ट्रांग है कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए डिजाइन नहीं है वो, ठीक है। बहुत सारे ग्लूकोज को लिंक कर करके, बहुत सारे ग्लूकोज को लिंक कर करके सेल्यूलोज बनाया गया है, और काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल्यूलोज इन आवर डाइट, लिखा होगा ये लाइन कहीं मैंने एनसीईआरटी में, मैंने नहीं मतलब, ये रहा। सेल्यूलोज इन आवर डाइट एक्ट एज अ रफेज। क्या मतलब है इसका? सेल्यूलोज एक्ट एज अ रफेज, मतलब हमारी डाइट के अंदर सेलुलोज हमें मदद नहीं कर रहा, सेलुलोज हमें परेशानियां ला रहा है ना। सेलुलोज हमें परेशानियां ला रहा है, पर हाउ एवर डाइजेशन इंप्रूव करता है सेलुलोज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भगाता है और फूड को इंटेस्टाइन में आगे बढ़ाता है ना। तो प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया, तीनों में ही होता है भैया सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज कह रहा हूँ, सेल वॉल होती है तीनों में, क्योंकि प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी है ना, राइट। पॉज एंड पाउंडर, इसके आंसर एक बार फटाफट दो कमेंट में। कमेंट में अभी लिखो, पहले का आंसर लिखो, मैं पानी पी लूं, पहले का आंसर लिखो। पहले का आंसर ये है, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। What arrangement would you give for the necessity of a cell wall in plants, usually fixed in one place versus in animals using moving from one place to another? देखो, प्लांट एक जगह फिक्स रहता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकता, वो हो रहा है सेल वॉल की वजह से, क्योंकि सेल वॉल की मदद से प्लांट एक ही जगह रिजिड रह रहा है, ठोस रह रहा है, पत्तियां एकदम वैसी रह रही है, हमने अभी पढ़ा है ना। रेन आए, प्रेशर आए, एनवायरमेंटल हर्श कंडीशन आए, वो ऐसा ही रहेगा। इसलिए हार्ड सेल वॉल चाहिए हमें। और इसमें क्या बोला है कि तुम क्या आर्ग्यूमेंट करोगे, वुड यू गिव फॉर अ नेसेसिटी ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल के ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट करोगे भैया? वो ठोस रहती है, सख्त रहती है प्लांट्स में, है ना। जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते हैं, है ना। सिंपल है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सेल वॉल हमें नहीं चाहिए। दूसरा, what consequences would you predict for a plant cell if it is cell wall were to become a flexible as a cell membrane? अगर, क्या लिखा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते, क्या नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस माने नतीजे, क्या नतीजे फेस करते तुम अगर एक प्लांट सेल, यू प्रेडिक्ट फॉर अ प्लांट सेल इफ इट्स अ सेल वॉल, प्लांट सेल अगर सेल वॉल होता तो फ्लेक्सिबिलिटी वाला कोई चोचला होता क्या? क्या वो फ्लेक्सिबल होता सेल मेम्ब्रेन की तरह? भैया ऑफ कोर्स सी बात है, प्लांट का शेप बिगड़ जाता अगर उसमें सेल वॉल नहीं होता। डमाडोल डमाडोल डमाडोल, है ना वो सेल, उसमें अगर सेल वॉल नहीं है वो डमाडोल रहेगा, ठीक, खड़ा ही नहीं हो पाएगा वो। थर्ड,
Why it is important to cut the two potato pieces in roughly equal size and measure their initial weight before placing them into different liquid? दो आलू को काट के बराबर बराबर रखना क्यों जरूरी है? ताकि उनके एक्यूरेट मेजरमेंट आ पाए, है ना? फेयर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो, एक तरीके से बोल सकते हो। अगला, द सेल इंटीरियर अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। देखो, ये तुम्हारा और ये तीनों स्ट्रक्चर है। वैसे तो मेरे पे पूरे स्ट्रक्चर्स के नोट्स एंड कॉपीज पड़ी है, यू कुड सी इट। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ऐसे ही क्रोमोसोम है, ऐसे ही सेल वॉल है। बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए तो मटेरियल हद से ज्यादा, मटेरियल की टेंशन ना लो, ठीक है। बट इस पेज से क्या समझा जा सकता है, पहले मैं बता देता हूँ। सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ चुके हो। सेमी फ्लूइड, जो नीले कलर का वो जेल टाइप होता है सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, पढ़ चुके हो। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, मतलब ये पूरा न्यूक्लियस ही होता है जिसके अंदर ये टिक रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का काम ही सारी चीजों को मैनेज करना है, ब्रेन है वो सेल का एक तरीके से। In addition to the nucleus, cytoplasm contains several subcellular component called organelles. cytoplasm के अंदर भी कुछ मामला बस रहा है जिसको हम organelles बोलते हैं। Along with the other substances present in it, मतलब दूसरे चीजों के साथ जो वहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, उनके साथ में अब दोबारा कुछ और चीजें प्रेजेंट है, तो सबको मिला के सेल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ये इसमें तो खैर एनसीईआरटी में रफ फिगर होगा या होगा भी नहीं, जितना हमें पढ़ाया जाता है कॉलेज में, लगभग लगभग एक सेल में 18 चीजें होती है। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और तुम्हारा सेल वॉल हो गया, और तुम्हारे वैक्यूल्स हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, बहुत सारी चीज होती है ना। ये देखो, इस पे लिखा भी है, मजे की बात, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, सेल वॉल, जो मैंने तीन बोला वही निकला, मैंने नोटिस भी नहीं करा, ठीक है। तो along with the other present which most of which are visible with the electron microscope। कल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी चीजें देख सकते हैं, नैनोमीटर वाली भी, ठीक है। तो भैया ये है स्टडी, मतलब डायग्राम को बनाओ, इसके 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 उन पे स्टडी करो, उनका ऑब्जर्व, बताओ क्या है बकवास। मैं बताता हूँ तुम्हें सबसे इजी तरीका। पहले वाले को बोल रहे हैं बैक्टीरियल सेल, याद रख। पहले वाले को क्या बोल रहे हैं? बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता उसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनिज नहीं होते, याद रखियो। वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया तो सबने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इतना सारा चीजें होने के लिए भी पहले एक न्यूक्लियस होना जरूरी है। इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो टेंशन ही खत्म, सेल ऑर्गेनीज। इन सबको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनीज। इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल ऑर्गेनीज होंगे ही नहीं, है ना। तो न्यूक्लियस नहीं है तो सेल ऑर्गेनीज नहीं होंगे भैया, हमें यह पता लग गया। सेल वॉल होती है, बाहर प्रोटेक्शन है, सेल वॉल है। राइबोसोम होता है, राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाता है, और इस जिंदा रहने के लिए प्रोटीन तो दे ही दो बेचारे को, तो प्रोटीन है इस पे, ठीक। दूसरा, लिख लेना है, नोट्स बनाते चलो, ऐसा नहीं मैं बोले जा रहा हूँ तुम सुनते जा रहे हो, नोट्स बनाते चलो तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। दूसरा है प्लांट सेल। प्लांट सेल मतलब यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब कोई सामने वाला। मतलब सामने वाला क्यों पे हम ही हुए ना, यू मतलब तुमको मैं सामने वाला बोल रहा हूँ तो मैं यू। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। यू माने तुम, यानी कि तुम में तो सारी चीजें प्रेजेंट है। न्यूक्लियस भी है, राइबोसोम भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, पर दो चीजें मैंने थोड़े टाइम पहले बताई थी, क्या प्रेजेंट नहीं होती उनमें? इफ एनीबॉडी रिमेम्बर्स, अगर याद है तो कमेंट में पॉज करके वीडियो को अभी लिखो। मैंने बोला था क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, नहीं तो हम सख्त होते और हरे होते। तो ह्यूमन में सारी प्रेजेंट है, सारी चीजें प्रेजेंट है, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के, ठीक है। थर्ड आपका स्ट्रक्चर किस चीज का है? पहला हमने क्या देखा? बैक्टीरियल सेल वॉल था, बैक्टीरियल सेल वॉल, फिर प्लांट बैक्टीरियल सेल वॉल, प्लांट सेल, और थर्ड है तुम्हारा एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल में ट्रू न्यूक्लियस बेटा होता है, सेल वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता, बाकी सब होता है। ये लिखते चलो यार, ऐसे समझने आने वाली चीज नहीं है। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल माने, प्रो माने प्रिमिटिव, प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक माने कैरियॉन्स। देखो इसमें भी लिखा है ये रहा, प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियॉन्स माने न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस हो, प्रो प्रो प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव एंड
कैरियन न्यूक्लियस, प्रिमिटिव का मतलब छोटा होता है, तो जिसमें बिल्कुल ही चन्नक सा न्यूक्लियस हो उसको हम प्रिमिटिव कैरियन बोल रहे हैं, माने जो छोटा न्यूक्लियस वाला है। यूकैरियोटिक तो समझ में आता है, हम प्रोकैरियोटिक बिल्कुल ही छोटे, ठीक है। फिर इन प्रोकैरियो ऊपर वाला प्रोकैरियोटिक ही था ना, हाँ। इन प्रोकैरियोटिक मोस्ट सेलुलर एक्टिविटी टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म, ज्यादातर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में ही होती है। कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल सेल हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, हाँ। प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, सब में न्यूक्लियस है ना। जब ट्रू न्यूक्लियस है सारे बाउंड ऑर्गेनीज भी होंगे, ऑर्गेनीज ये रहे जो अभी पढ़े थे, कहाँ गए, ये रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये सब भी होंगे हमें। फिर क्या कह रहा है, फिर ये गोचू कह रहा है सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, मतलब हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं। यूकैरियोटिक माने हम सच्चे हैं। यू मतलब तुम, तो तुम में सब प्रेजेंट है, ये याद रखो, दो चीजों को छोड़ के। कमेंट करो, मैं नहीं बता रहा इस बार, अब मैं नहीं बता रहा इस बार। अभी एक टेबल है, इसको खुद से भर सकते हो। बैक्टीरियल सेल थी, बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। ये देखो बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन क्या प्रेजेंट था, बताओ। मैंने अपनी बुक में भर रखा है वैसे, ताकि मेरे को प्रॉब्लम ना आए, सीधी सी बात है भैया। सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन तो बैक्टीरियल सेल्स में जी थी, ठीक है थी। क्या सेल वॉल था बैक्टीरियल सेल में? ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं था उसमें, है ना, तो क्या सेल वॉल होगा? सेल वॉल था उसमें, क्योंकि वो प्रोटेक्शन के लिए तो रह गई। तीसरी चीज साइटोप्लाज्म है, इसमें कहीं से भी देख के लग रहा है साइटोप्लाज्म है, हाँ ना। ये क्या हेडिंग, क्या है गोचुओ, हेडिंग क्या है? हेडिंग नहीं डल रही, साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म है इसमें। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये तो कोई बच्चा भी बता देगा, इसमें न्यूक्लियस है क्या? ऑर्गेनीज होते ना, न्यूक्लियस होता तो ये सब कुछ होता, तो न्यूक्लियस नहीं है, तो यहाँ पे कट्टा मार दो चौथे नंबर पे। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल विदाउट, मतलब एक प्रिमिटिव, भैया बैक्टीरियल सेल को हम क्या बोल रहे थे अभी, प्रोकैरियोटिक टाइप ही तो बोल रहे थे। इसमें ये मार दो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। दूसरे पे आ जाओ, प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है, ये है प्लांट सेल, ये फिर एनिमल होगा। सेल मेम्ब्रेन जी होता है, सेल वॉल जी होता है, साइटोप्लाज्म जी होता है, न्यूक्लियस जी होता है। फिर कट्टा कहाँ आएगा भाई फिर? प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, तो प्लांट सेल है ना, खुद का एक अच्छा न्यूक्लियस होगा, तो यहाँ पे कट। बाउंड में मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज होते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल होती है, एनिमल, हम में सेल वॉल नहीं होती, हम भी एनिमल में कंसिडर होते हैं, होती तो हम हार्ड होते, तो क्रॉस आ जाएगा। साइटोप्लाज्म होता है। ये तो खुद भी बता सकता हूँ, मैंने लिखा क्यों है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फोर्थ वाला, एक दो तीन चार होता है, न्यूक्लियस होता है, तभी तो ऑर्गेनीज है, सीधी सी बात है। पुराना न्यूक्लियस नहीं, हम पे तो खुद का नया न्यूक्लियस होता है भैया, तो इसको काट दो। मेम्ब्रेन और बाउंड ऑर्गेनीज होते हैं, तो ये था हमारा यहाँ तक। प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, पी से प्रोकैरियोटिक, पी से प्रिमिटिव, तो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनीज तो भैया प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट ही रहेंगे ना। बाउंड मेम्ब्रेन ऑर्गेनी या न्यूक्लियस तो उनमें होता ही नहीं, और प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल क्या थे, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। बैक्टीरिया वगैरह एग्जांपल थे, तो उनमें नहीं होता सेल ऑर्गेनीज वगैरह, नहीं तो हमारी तरह नहीं होते क्या वो। यूकैरियोटिक माने हम में प्रिमिटिव न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्योंकि हम पे खुद का एक न्यूक्लियस है। हम में ऑर्गेनीज है, हम में न्यूक्लियस है, ठीक है। हम यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी, एक भी होते हैं, एक से ज्यादा भी होते हैं। हमारा डायमीटर लगभग कितना होता है, हमारा 10 से 100 माइक्रोमीटर है, और इसका 1 से 10 माइक्रोमीटर है। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब जो ये यहाँ से है ना, व्हाई डू यूकैरियोटिक नीड दीज ऑर्गेनीज, बेटा यहाँ से एंड पार्ट है चैप्टर का, ये रहा, देखो तुम देख ही लो, ये इतना सा चैप्टर बचा है, ठीक है, इतना बस, ये खत्म है, मेयोसिस के बाद खत्म है, फिर एक्सरसाइज आ जाएगी, ये रहा खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज है तुम्हारी। तो आई होप ये हम थर्ड चैप्टर में, मतलब थर्ड पार्ट में कवर करेंगे, मैंने यही सोचा है, क्योंकि मैं ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, 40 मिनट का पहले हो गया था, 30 मिनट का में भी, और अब पता नहीं ये कितने का हो गया है। तो काफ़ी घंटा या 1.5 घंटे का हो चुका है आई थिंक, 1 घंटा 17 मिनट 20 मिनट का बैठेगा। प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करते रहो,
मैंने मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैंने एक एक लाइन पढ़ाई है आप लोगों को। बाकी टोटली डिपेंड्स ऑन यू बेटा, किसी को हेल्पफुल लग रहा है प्लीज फॉलो इट, किसी को हेल्पफुल नहीं लग रहा तो प्लीज मत आओ। ठीक है, इट टोटली अप टू यू। यहाँ पे आपको नॉलेज मिल रही है, और ये सिर्फ बुक की नॉलेज की जगह अगर आप बहुत जगह देखो तो मैं बहुत चीजें एडिशनली बता रहा हूँ आपको। मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो मेरे से पढ़ो मेरे से पढ़ो, जिसका समझ में आए उस पे जाओ भाई, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपको लग रहा है अगर आपका यहाँ पे बेटर हो सकता है तो यू कैन। ठीक है, विद दीज वर्ड्स बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रख के पढ़ते रहिए। ठीक है, अब रात का काफी टाइम हो चुका है तो मेरे को भी जाना पड़ेगा। बाय बाय, सी यू एवरीवन, बाय।